आज वो फिर से बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगी थी। वो अपने होश में नहीं थी, कभी अपने बाल नोचती, कभी अपने कपड़े नोचती, तो कभी किसी को चोट पहुँचाने की कोशिश करती। उसको घर के सभी लोग सँभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो रही थी। इसीलिए घरवालों ने ये फ़ैसला किया कि उसे उस जगह भेज देना चाहिए जहाँ से ये ठीक होकर आ सकती है। लेकिन मैं घरवालों की इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन उस जगह पर जाए। मैंने अपने घरवालों को बहुत समझाया, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी और मेरी बहन को वहाँ पर भेज दिया। अगली सुबह वो मेरे सामने बिल्कुल ठीक हालत में खड़ी थी। उसे देखकर मुझे बहुत ही हैरत हुई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। सच जानने के लिए मैं भी अपना हुलिया ख़राब करने लगी, ताकि घरवाले भी मुझे वहाँ पर लेकर जाएँ और मैं जान सकूँ कि आखिर वहाँ पर क्या है, जहाँ पर जाते ही सब लड़कियाँ ठीक होकर आ जाती है और सिर्फ़ वहाँ पर उन्हें एक रात ही रुकनी पड़ती है। मेरा नाम सीमा है। मैं जिस गाँव में रहती थी, वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वह किसी भी अंधविश्वास में जल्दी मुब्तला हो जाते थे। हमारे गाँव के लोग बच्चों को कम ही स्कूल पढ़ने के लिए भेजते थे। लड़के तो थोड़ा बहुत जाया करते थे, लेकिन लड़कियाँ बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि उनके घर वाले उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे। उनकी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी चढ़ी हुई थी। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद हमारा परिवार अलग था। हमारे घर के माहौल थोड़े सही थे। हमारे घर में सब पढ़े लिखे थे, इसीलिए लड़कियों की पढ़ाई पर पाबंदियाँ नहीं लगाई गई। और मेरे घर वालों का कहना था कि जितना हम अपने बेटों को सहूलियत देते हैं, उतना हमें अपनी बेटियों को भी देना चाहिए। और गांव में तो लड़कों के लिए सिर्फ मैट्रिक तक का स्कूल था और लड़कियों को बहुत दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था और कॉलेज का तो नामो निशान नहीं था। इसीलिए मेरे पिताजी ने फैसला किया कि वह हम सब की पढ़ाई के लिए शहर में लेकर जाएंगे। क्योंकि पैसों की कमी ना थी, इसीलिए शहर में हमें घर लेने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मेरे पापा 3 भाई थे। एक मेरे पापा से बड़े थे और एक छोटे। लेकिन मेरे चचाओं की सोच इन्हीं गांव के लोगों की जैसी थी, इसीलिए वो गांव में ही रहे और पापा हमें लेकर शहर चले गए और वहीं पर हम रहने लगे। कभी किसी त्योहार में या किसी खास मौके पर ही, या जब हमारे स्कूल कॉलेज की छुट्टी होती, तभी गांव आना होता। हमारी पढ़ाई शहर में ही होने लगी थी। बड़े भाई की पढ़ाई ख़त्म हो गई थी, इसीलिए वो दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे और मैं अभी स्कूल में थी। मेरे बड़े चाचा का बेटा, जो कि दिखने में बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग था, वो भी शहर से ही पढ़ा लिखा था, लेकिन गांव जाने के बाद उसने अपने ख़ानदानी ज़मीन को संभालने का फ़ैसला किया था। लेकिन जब भी वो किसी काम से शहर आता तो हमारे घर ज़रूर आता और पापा से कहता कि आप जिस मकसद से शहर आए हैं, उस मकसद को पूरा करके जल्दी ही गांव आ जाए। और जब भी मेरे घर पर आता तो मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखता। मैं जब भी उसे देखती तो मुझे उसकी नज़रों में अपने लिए कुछ अलग ही एहसास होता। हमारे बीच ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी, ना ही मैं उससे बात करती थी और ना ही वह। एक दिन जब वो हमारे घर पर आया हुआ था तो पापा से कहने लगा कि अपनी बेटी को पढ़ाया, इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अपनी बेटी को कॉलेज या यूनिवर्सिटी मत भेजना और जल्दी अपने गांव आ जाइए। ये सुनकर तो मैं हैरान हो गई। मुझे लगा कि चाचा का बेटा ये बात इसलिए कह रहा है कि मेरा स्कूल ख़त्म हो गया है और मैं अब कॉलेज में जाने वाली थी। शायद इसी बात को लेकर पहले ही पापा को ख़बरदार कर रहा था। लेकिन मुझे चाचा के बेटे की ये बात पसंद नहीं आई और मैंने पापा से कहा कि पापा, हमें गांव में रहना पसंद नहीं है, हम गांव में नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। तब मेरे चाचा के बेटे ने ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर अजीब सी भाव आने लगे और उसने कुछ गुस्से से मुझे देखा और कहने लगा कि हमारे ख़ानदान की लड़कियाँ ऐसी बात नहीं करती, तो अच्छा होगा कि आप लोग शहर में रहते हुए भी अपने गाँव कि रस्म रिवाज को ना भूले। जब मेरे पापा ने अपने भतीजे को इतने गुस्से में देखा तो मुझे कमरे में जाने के लिए कह दिया। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली आई और मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या बातें हुई, क्योंकि थोड़ी देर के बाद चाचा का लड़का हमारे घर से चला गया। उसके बाद मेरे पापा कमरे में आए और मुझे कहने लगे कि आज के बाद तुम किसी के सामने ऐसे नहीं बोलोगी। मैं तुम्हारी परवरिश ऐसे नहीं की है कि तुम किसी भी आए गए के सामने ऐसे ही ज़ुबान चलाओगी। मैंने अपने पापा से माफ़ी मांगी और उनसे कहने लगी कि पापा, हम गांव नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बचपन से ही शहर में रहे हैं, तो हम यहाँ के माहौल के आदी हो चुके हैं। तो मेरे पापा कहने लगे कि कोई बात नहीं, फ़िलहाल तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। इसी तरह काफ़ी समय गुजर गया, काफ़ी वक्त हो गया, ना ही हम कभी गांव गए और ना ही गांव से कोई आदमी हमारे घर पर आया। एक बार अचानक से फ़ोन आया, मेरे बड़े चाचा की फैमिली हमारे घर पर रहने के लिए आ रही है।
क्योंकि चाचा की तबीयत ख़राब रहती थी, लेकिन कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। इसीलिए डॉक्टर को रोज़ाना चेकअप करवाना ज़रूरी था, तो घर से रोज़ाना आना-जाना ठीक नहीं था। और जब चाचा की तबीयत ठीक हो जाएगी, तो फिर यहाँ से चले जाएँगे। तो मेरे पापा ने उनका स्वागत खुले दिल से किया और कहा कि जितना दिन मर्ज़ी आपकी हो, आप यहाँ रह सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगी। इसके बाद पापा ने हमें सख्ती से कहा कि उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उनके सामने कभी कोई ऐसी बातें ना करना जिससे वह लोग बाद में हमें ताना दें, हमें बातें सुनाएं कि हमारा शहर में आने का फ़ैसला गलत था। शहर में आने की वजह से हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं। हमने भी पापा की बात पर गौर किया। उसके बाद मम्मी ने सबके खाने का इंतज़ाम बहुत ही अच्छे से किया था। हमारे चाचा के घर से चाचा और उनका बेटा और चाची आए हुए थे। माँ ने उनकी खातिरदारी में कोई कमी न रखी थी। उनकी भरपूर मेहमान नवाजी की। शाम के वक्त हम सब एक ही साथ बैठकर खा रहे थे, तो मुझे लगा कि जैसे मुझे कोई आंखें घूर रही हो, क्योंकि मैं खुद पर किसी की आंखों की तपिश महसूस कर रही थी। जब मैं नज़रें उठाकर देखी तो देखा कि चाचा का लड़का मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मैंने फ़ौरन ही अपने पलके नीचे कर ली। अब मैं वहाँ पर बैठने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, इसीलिए मैंने अपना खाना अधूरा ही छोड़कर उठ गई। तभी मेरे मम्मी पापा कहने लगे कि खाना पूरी ख़त्म करके जाओ, ऐसे अधूरा मत छोड़ो। तो मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं है, और मैं अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मुझे वहाँ पर बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। उसके बाद मैं अपने कमरे से नहीं निकली, तो मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें कितने अच्छे से समझाया था कि उन लोगों के सामने कोई भी ऐसी वैसी हरकत ना करना, लेकिन तुमने फिर भी उनकी बातों को नज़रअंदाज करके ऐसी हरकत कर दी, ताकि कल को ख़ानदान वाले मेरी परवरिश पर उँगली उठा सके। मैं माँ से कुछ कहते-कहते रुक गई। मैं जो बात माँ से कहना चाहती थी वह नहीं कह पाई। जो मैंने बाहर महसूस किया था, अब वैसा ही चल रहा था। मेरे चाचा का बेटा औरों के सामने तो इतनी सुलझी हुई बातें करता है, और फिर मुझे अजीब-सी नज़रों से देखता है। मुझे उनका रवैया समझ नहीं आ रहा था। अगली सुबह जब पापा मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी चाचा ने कहा कि आज तुम मेरे पास रहो, सीमा को कॉलेज सचिन छोड़ आएगा। जब मैं ये बात सुनी तो घबरा गई, क्योंकि मैं चाचा के बेटे के साथ कॉलेज नहीं जाना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि चाचा का लड़का रास्ते में मेरे साथ कुछ न कुछ ज़रूर करेगा, लेकिन फिर भी मैंने पापा की बात मान ली और डरते-डरते उसके साथ चली गई और जाकर गाड़ी की पिछले सीट पर बैठ गई। तभी चाचा के बेटे ने कहा कि तुम आगे बैठो, मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम पीछे जाकर बैठ रही हो। मैं ना चाहते हुए भी आगे की सीट पर आकर बैठ गई। मेरे चाचा का बेटा अभी भी मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। जब उसने मेरी तरफ देखा तो मेरे कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुमने क्या पहन रखा है। मैंने अपने कपड़ों को देखा तो मैं जीन्स के साथ एक छोटा सा कमीज़ पहना हुआ था और गले में स्टॉलर ले रखा था। उसने बात करना शुरू किया और कहने लगा कि हमारे ख़ानदान की लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती, वह खुद को मुकम्मल कपड़ों से ढक कर रखती है और ज़ुबान भी नहीं खोलती, इसीलिए आगे से तुम्हें भी ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं और ना ही बात बात पर अपनी ज़ुबान चलानी है। उस दिन मैं तुम्हारी बातें सुनकर भले ही नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन आगे से तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगी। मैं सोच रही थी कि मुझ पर इतना रौब क्यों झाड़ रहा है। तभी वो कहने लगा, मैं तुम्हें इस बात की खबर कर दे रहा हूँ कि हमारे पेरेंट्स हमारा रिश्ता करवाना चाहते हैं। मेरे पेरेंट्स या मैं खुद नहीं चाहता कि तुम यानी कि उनकी बहू किसी के सामने ज़ुबान चलाए, और अगर तुम्हारे पेरेंट्स मेरे बारे में राय पूछे तो तुम्हें हाँ में ही जवाब देनी है। अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, उसकी ज़िम्मेदारी तुम खुद होगी। जब मैं अपने चाचा के बेटे के मुंह से ये बातें सुनी तो मैं उसे हैरत से देखने लगी, क्योंकि हमारे बीच पहले कभी ऐसी बातें नहीं हुई थी। मैं उनसे ज़्यादा बातें नहीं करती थी और ना ही कभी उनका नाम लेकर पुकारती थी, क्योंकि मुझसे उनका उम्र 3-4 साल ज़्यादा था। मेरे मुंह से अचानक से निकल पड़ा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मेरी तरफ गुस्सीली नज़रों से देखने लगा। और उसके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया और कहने लगा, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। कहने लगा कि हमारे ख़ानदान के बड़े जो फैसला करेंगे वही होगा, इस पर एतराज़ करने वाले तुम कौन होती हो। उसकी बातों पर मैं खामोश हो गई और अपनी नज़रें नीचे झुका ली। उसके बाद रास्ते भर ना उसने मुझसे कोई बात की और ना ही मैंने। मेरा तो गुस्से से दिमाग फटा जा रहा था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स एक से उनकी बात मानकर मेरी शादी के लिए हाँ कर देते तो मेरा क्या होता,
क्योंकि मैं हरगिज़ भी शादी करके गाँव नहीं जाना चाहती थी। इन्हीं सोचों में हमारा रास्ता ख़त्म हो गया और कॉलेज के गेट पर आकर उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा और कहने लगा कि जो बात मैंने कही है उस पर ज़रा गौर करना, इसमें ना की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद मैं कॉलेज चली गई। मेरा तो आज पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंचकर इस बारे में अपने माँ-बाप से बात करना चाहती थी, लेकिन वापसी पर भी वही मुझे लेने के लिए आया था और कहने लगा कि मेरे बाप की तबीयत ख़राब है, तुमने ऐसी-वैसी कोई बात कही तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब मैं घर गई तो वाक़ई मेरे चाचा की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। सब कोई उनके कमरे में ही बैठे थे और जब मैं चाचा के कमरे में गई तो उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया और जब मैं उनके पास गई तो चाचा ने एक हाथ से मेरे हाथ को पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने बेटे के हाथ में थमा दिया और कहने लगे कि सुबह मैंने जो बात कही थी उस बात पर ज़रा ध्यान देना। तो मेरे पापा परेशान होते हुए कहने लगे कि भैया आप चिंता मत कीजिए, मैंने जैसा कहा था हम वैसा ही करेंगे। तभी मेरी चाची ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और मेरे हाथ में पहना दिया और कहने लगी कि आज से ये हमारी बेटी हुई। ये सब अचानक हुए मामले से मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। मेरे आने से पहले ही ये सब तय हो चुका था और मैं घर में अपने माँ बाप से बात भी नहीं कर सकी। मेरे आंखों में आंसू आने लगे थे। मैं बेहद कोशिश की कि मेरी आंखों के आंसू को कोई देख ना पाए, इसीलिए कमरे से बाहर निकल गई और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और बेड पर औंधे मुँह गिरकर रोना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद मुझे मेरी माँ की आवाज़ सुनाई दी और दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। कभी मेरे पापा आ रहे थे, कभी मेरी माँ आ रही थी, लेकिन मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद मैं खुद से ही दरवाज़ा खोलकर फिर अपने बेड पर आकर बैठ गई। तभी मेरे चाचा का बेटा यानी कि मेरा मंगेतर गुस्से से कमरे में आया तो मैं हड़बड़ा गई और बेड पर बैठ गई। उसने कहा, ये क्या हरकत की थी? उसके बाद वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरा बाजू दबोचकर मुझे खड़ा किया और कहने लगा, मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम्हें बात समझ नहीं आती। अब तुम्हें मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। इस तरह रवैया अख्तियार करके क्या साबित करना चाहती हो? क्या तुम्हें मेरे बाप की हालत दिखाई नहीं देती? ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो कि घर वाले तुम्हारी शक्ल देखकर तुम पर तरस खाकर इस रिश्ते से इनकार कर देंगे? लेकिन इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना। तुम्हारे घर वाले जितना भी पढ़ लिख जाए, लेकिन वो अपने ख़ानदान के बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्हें यह बात पता है कि हमारे ख़ानदान में शादियाँ ख़ानदान से बाहर नहीं की जाती और तुम्हारी भी शादी ख़ानदान से बाहर नहीं होने वाली है। इसीलिए उन्होंने हमारा रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। जितना जल्दी हो सके तुम भी इस रिश्ते को कबूल कर लो और ये बचकाना हरकतें करना छोड़ दो। और उसने पीने के लिए पानी का गिलास बढ़ाया तो मैं गिलास लेने से इनकार कर दिया। तो उसने गहरा सांस भरा और कहने लगा, मैं हरगिज़ गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम ये सारी हरकतें करके मुझे गुस्सा करने पर मजबूर कर दे रही हो। जब हमारा रिश्ता हुआ था तो घर में मौजूद सभी लोगों को पता थी, लेकिन बाहर इस बारे में किसी को नहीं पता। और जब तुम कॉलेज जाना शुरू कर दी हो तो मैं चाहता हूँ कि इस रिश्ते के बारे में तुम्हें भी पता होना चाहिए। और ऐसे भी मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन मैं इस बात से हामी ना भरी कि तुम अभी पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए सोचा कि जब तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तब शादी कर लेंगे। और इतना कहकर वह कमरे से चला गया। मैं उसकी बातों पर गौर करने लगी। वह एक पढ़ा लिखा, समझदार और गुड लुकिंग लड़का था। गुस्से का भले ही तेज था, लेकिन प्यार से बात करना भी जानता था। मैं इन्हीं सब बातों में गुम थी कि तभी मेरे पापा मेरे कमरे में आए और कहने लगे कि ये फैसला हमने गलत नहीं किया है। हमने बहुत सोच समझकर और तुम्हारे भाइयों से मशवरा करके ही ये फैसला लिया है। सचिन एक समझदार और हिम्मतवर लड़का है। मुश्किल वक्त में वह हिफाजत करना जानता है। मैंने अपने माँ बाप की बात शांति से सुनी, जिससे वह लोग भी थोड़ा मुतमईन हो गए और अगले 3-4 दिन तक हमारे घर में ही रहे। इस बीच मेरे मंगेतर ने मुझे कोई बात ना की और मैं भी अपना रवैया उनके साथ नॉर्मल रखा और उसके बाद वह चले गए। जब वह घर से गए तो मैं चैन का सांस ली और गांव से जब भी फ़ोन आता तो मेरे चाचा चाची मुझसे ज़रूर बात करते। अब मेरे चाचा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी थी, इसीलिए उनके इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ा। तो मेरे चाचा का लड़का यानी मेरे मंगेतर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं अभी इलाज के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं वापस आऊँगा तो हमारी शादी कर दी जाएगी। मुझे उसने फ़ोन पर ही मुझे ताकीद की थी, इसीलिए दोनों घरों में शादियों की तैयारी शुरू कर दे। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी।
तो मैं अपने मंगेतर से कहा कि मैं इतनी जल्दी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मेरे पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी में ही मेरी भी खुशियाँ देखना चाहते हैं, तो इस बात पर अब कोई बहस नहीं करोगी और तुमसे जैसा कहा जाए वैसा ही करोगी और ख़ुद को ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार करो। इसीलिए मैं तुम्हें वक्त से पहले ही बता रहा हूँ। इस तरह मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गई और किसी और पर बात पर बहस ना कर सकी। इसी तरह काफ़ी वक्त गुजर गया। एक दिन हमें गांव से फ़ोन आया। फ़ोन सुनकर पापा बहुत परेशान हो गए थे और कहने लगे कि हमें अभी गांव के लिए निकलना पड़ेगा। तो मैंने पापा से कहा कि आप इतनी भी जल्दी क्या क्या है? तो कहने लगे कि तुम्हारे चाचा की बेटी यानी कि मेरी भतीजी की तबीयत ख़राब है, उसका पता लेने के लिए जाना है। इस तरह हम गांव के लिए निकल गए और सीधा चाचा के घर गए। चाचा के घर वाले बहुत ही परेशान थे क्योंकि उनकी बेटी अभी भी चीखो पुकार कर रही थी और सब लोग उसे काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। पापा कहने लगे कि शहर लेकर आते, किसी डॉक्टर को चेकअप करवा कर देख लेते कि कोई दिमागी मसला तो नहीं है। लेकिन चाचा के घर वाले इस बात पर नहीं माने और कहने लगे कि इस पर किसी भूत प्रेत का साया है। हमने कुछ लोगों से राब्ता किया है, वो इसे ठीक कर देंगे। इनकी बात सुनकर मुझे इनकी कमकली पर बहुत दुख हो रहा था। कुछ ही वक्त गुजरा था कि एक मोहल्ले की औरत उनके घर आई और कहने लगी कि हमारे गांव में एक बाबा का आश्रम है। जिस भी लड़की के साथ ऐसा होता है उसे एक रात बाबा के आश्रम में छोड़ आते हैं तो अगली सुबह बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। अगर तुम लोग भी ऐसा करोगे तो ये बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी। तुम लोग इसे बाबा के आश्रम छोड़ाओ और कल सुबह ले आना, ये पहले जैसे हो जाएगी। जब मैं उस औरत की बात सुनी तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं सोचने लगी कौन अपनी बेटी को सारी रात के लिए किसी गैर आदमी के पास छोड़ कर आता है। लेकिन मेरे चाचा के घर वाले उस औरत के बात पर राज़ी हो गए थे और उसे ले जाकर उस बाबा के आश्रम में छोड़ आए। और जब सुबह को लेकर आए तो वो बिल्कुल ठीक थी। वह देखकर मुझे उस बाबा पर शक होने लगा क्योंकि वह सिर्फ लड़कियों का ही इलाज करता था। उस बाबा को आज तक किसी ने नहीं देखा था क्योंकि वह अपने आश्रम से कभी भी बाहर नहीं निकलता था। मैं उस मोहल्ले के औरत के पास बाबा के बारे में पूछने गई तो उसने भी मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। अब तो उस बाबा के बारे में जानने का मेरे मन में और भी इच्छा होने लगी थी क्योंकि मैं उन लोगों को साबित करना चाहती थी कि वो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। क्योंकि मैं उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह मेरी बात को नहीं समझते थे। मैं सोच रही थी कि अगर आज इनमें से कोई पढ़ा लिखा होता तो इस विश्वास वाली बात पर कभी भरोसा ना करता। इसीलिए मैं इन गाँव वालों के सामने उस बाबा की हकीकत लाना चाहती थी। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती थी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा मैं खुद को बीमार कर लेती हूँ और ऐसा महसूस करवाती हूँ कि मुझ पर भी किसी भूत प्रेत का साया हो गया है और घर वाले मुझे भी उस बाबा के आश्रम में छोड़ आएंगे। पर मैं वह रात जानना चाहती थी कि आखिर वहाँ क्या होता था कि लड़कियाँ ठीक होकर आ जाती और मैं बिल्कुल ऐसा ही की। मैंने अपनी तबीयत ख़राब कर ली और अपने सर को दाएं-बाएं घुमाने लगी और अजीबो-गरीब आवाज़ भी निकालना शुरू कर दिया। इस तरह से चाचा के घर वालों ने ये समझने लगे कि उनकी बेटी के अंदर का भूत अब मेरे अंदर आ गया है और अब मुझे भी उस बाबा के आश्रम में छोड़ने को कहने लगे। मेरे माँ-बाप हरगिज़ नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ पर जाऊँ, लेकिन मेरे ख़ानदान वालों ने मेरे माँ-बाप की बात नहीं मानी और ज़बरदस्ती मुझे उस आश्रम में ले गए। मैं अंदर से डर रही थी कि पता नहीं वहाँ पर मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैंने दिल में तय कर लिया था कि अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसा-वैसा हो गया, तो गाँव वालों को सच्चाई का पता चल जाएगा। मेरे घर वाले मुझे ज़बरदस्ती उस आश्रम पर छोड़ आए। वह एक पुराना-सा घर बना हुआ था और उसकी दीवार पर रंग-बिरंगी झंडियाँ लगी हुई थी और एक बड़ा-सा बरामदा बना हुआ था और बरामदे में दाएँ-बाएँ चटाइयाँ बिछी हुई थी और उन चटाइयों पर कुछ औरतें बैठी हुई थीं। उनमें से 2 औरतें आई और मुझे बाजू से पकड़कर एक कमरे में ले गई। उस कमरे में चारों तरफ अंधेरा था और वहाँ पर एक पीले रंग के कपड़े लटके हुए थे। इसकी वजह से कमरे का मंज़र बहुत ही खौफ़नाक नज़र आ रहा था। एक पल के लिए तो मैं भी घबरा गई और ये सोचने लगी कि यहाँ पर आकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। अगर मेरे साथ यहाँ पर कुछ ऐसा-वैसा हो गया तो मेरे ख़ानदान वाले किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। और मुझे मेरे मंगेतर का भी ख़्याल आ रहा था कि वह इन सब मामलों में बेहद सख्त रहता है। अगर उसने मेरे इस हरकत के बारे में पता चल गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। एक पल को लगा कि मैं इन औरतों को अपना बाजू छुड़ाकर भाग जाऊँ, लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और वो औरतें मुझे कमरे में छोड़कर बाहर चली गईं।
और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मेरे मुँह पर रुमाल रखा और मुझे अजीब-सी बू महसूस हुई। उसके बाद मैं अपने होश में नहीं रही और मेरे आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद पता नहीं मैं कितनी देर तक बेहोशी की हालत में रही और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था और बाहर अंधेरा छाया हुआ था, यानी कि रात हो चुकी थी और कमरे में वही औरतें थीं जो सुबह बाहर मौजूद थीं। दीवार के पास बनी अलमारी के सामने खड़ी थी। उस अलमारी में बहुत सी किस्म की शीशियाँ रखी हुई थी। मैं वैसे ही चटाई पर लेटी रही और मैंने उनको ज़ाहिर न होने दिया कि मैं होश में हूँ और उनकी बातें सुन रही हूँ। मैं सुनना चाहती थी कि आखिर ये औरतें क्या बातें कर रही है। उनमें से एक औरत कह रही थी कि ये शीशी तुम लो और फला-फला गली के फला घर में जाना और इन औरतों को दे देना और ये कहना कि ये तेल लगाने से सर के बाल नहीं झड़ेंगे और जल्दी लंबे हो जाएंगे। और जब वो औरतें ये तेल लगाएंगी तो थोड़ी देर के बाद वो अपना होश खोने लगेंगी, क्योंकि इस तेल में कुछ ऐसे केमिकल मिले हुए हैं जिनसे एक दिन के लिए आदमी अपने होश में नहीं रहता। उसके बाद जब वो लड़कियां अजीबो-गरीब हरकतें करने लगेंगी तो उनके घर वालों को लगेगा कि उनके अंदर किसी भूत प्रेत का साया आ गया है। इस तरह से उन लड़कियों को बाबा के पास छोड़ आएंगे और बाबा को जो करना होगा वो उनके साथ करेगा और अगली सुबह उन्हें उनके घर पहुंचा देगा। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा कि उनके साथ क्या हो चुका है और उनके घर वालों से अच्छी खासी रकम लेगा। वह उनके अंदर का भूत बाहर निकाल दिया है। इस तरह से वह बाबा एक तीर से दो शिकार कर रहा था। जब मैं उन औरतों की बात सुनी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई और मैं इस आश्रम से बाहर जाने की सोचने लगी। तभी वह बाबा कमरे के अंदर आया और उन औरतों को कमरे से बाहर भेज दिया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वह बाबा मेरे करीब आने लगे। मैं दिल ही दिल में दुआ की कि मेरी मदद के लिए कोई आ जाए और उस वक़्त को कोसने लगी कि मैं इतनी बहादुर बनकर यहाँ तक आ तो गई थी, लेकिन मैं इस बाबा का मुकाबला कैसे करती। तभी उस बाबा ने मेरे गले से दुपट्टा उतार कर साइड में रख दिया। मेरा दिल उस वक़्त कर रहा था कि मैं कहीं डूब जाऊँ, क्योंकि मैं बिना दुपट्टे के किसी गैर आदमी के सामने लेटी हुई थी। मुझे अपने मंगेतर की बात याद आने लगी, किस तरह से मुझे पर्दे में रहने की ताकीद कर रहा था। मैं यहाँ से उठने के बाद मैं सोच रही थी, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और किसी की ज़ोर की चीखने की आवाज़ आई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरे मंगेतर की थी और उसकी आवाज़ सुनकर मुझे अजीब सी खुशी महसूस हुई और मैं फ़ौरन से चटाई से उठकर पास में पड़ा हुआ अपना दुपट्टा उठाकर अपने गले में डाल लिया। उसके बाद मेरे मंगेतर गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा और मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने पीछे कर लिया और बाबा को मारना शुरू कर दिया। मैं मुँह पर हाथ रखकर एक तरफ खड़ी हो गई। जब वह बाबा को मार-मार कर थक गया तो हाँफने लगा। उसके बाद उसने मुड़कर मुझसे कहा कि दुपट्टे से खुद को ढक लो। तो उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन लग गया। उसका चेहरा बिल्कुल ही सुर्ख हो चुका था। उसकी आँखों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी आँखों से खून झलक रहा है। कुछ देर बाद किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसके बाद किसी ने कहा कि साहब बाहर गाड़ी तैयार है। तो उसने मेरा बाजू पकड़ा और कमरे से बाहर लेकर आया। तो उसने देखा कि मेरे पैरों में जूते नहीं थे, तो उसने इधर-उधर नज़र दौड़ाई और एक जूता मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं जल्दी ही वो जूता पहन लिया तो उसी वक़्त उसने मुझे उस घर से बाहर लेकर गया और घर के बाहर खड़ी गाड़ी में बैठा दिया और कहने लगा कि तुम इस गाड़ी में ही बैठी रहोगे और बाहर नहीं निकलोगे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं उस गाड़ी में ही बैठी रही। उसके बाद उस घर के बाहर पुलिस की गाड़ी नज़र आई और पुलिस निकल कर उस घर में दाखिल हो गई और मेरा मंगेतर भी उस घर में चला गया। पूरे आधे घंटे के बाद मेरा मंगेतर घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। मैं मुसलसल रो रही थी और काँप रही थी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या सलूक करने वाला है, क्योंकि उसके हर अंदाज़ से गुस्सा झलक रहा था। वह जाकर गाड़ी में बैठा। उसने मुझसे कोई बात ना की और गाड़ी भगाना शुरू कर दिया। लेकिन गाड़ी हमारे हवेली की तरफ नहीं जा रही थी, बल्कि वह कहीं और जा रही थी। मैंने उससे पूछा कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं उनसे दोबारा पूछा तो एक झटके से गाड़ी रोका और गुस्से से मेरा बाजू दबोचा और अपना चेहरा करीब लाकर मुझसे कहने लगा, तुम जो हरकत कर चुकी हो, शुक्र करो कि मैं तुम्हें ज़िंदा दफ़न नहीं किया। अगर वहाँ तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो हम क्या करते? हम किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना रह जाते। मैं उसकी बात सुनकर रोना शुरू कर दिया। उसने कहने लगा कि वह बाबा उन तमाम लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहा था और उन लड़कियों की इज़्ज़त के साथ खेल रहा था और उनके घरवालों से बहुत सारे पैसे भी बटोर रहा था
और उनके घर वालों को बेवकूफ़ भी बना रहा था। इसीलिए मैं उस बाबा की असलियत सबके सामने लाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वह बाबा उनकी बेटियों के साथ क्या कर चुका है। तो मेरा मंगेतर गुस्से से कहने लगा कि इस काम के लिए तुम अकेले काफ़ी नहीं थी, तुम मेरा इंतज़ार करती, वो बात मुझसे कहती तो मैं इस मामले से निपट लेता। लेकिन अब मैं पुलिस बुलाकर उस बाबा को गिरफ्तार करवा दिया है, और उन लोगों को ये भी पता नहीं चलने दिया कि तुम वहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि इस तरह पूरे गाँव में ये बात फैल जाती और हमारी कितनी बदनामी होती। मेरा मंगेतर मुझे अपने फार्म हाउस पर लेकर आ गया। मैं उसके साथ जाते हुए घबरा रही थी। जब वो अपने फार्म हाउस पहुंचा तो गाड़ी रोककर गुस्से से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकला और मेरी तरफ जाकर गुस्से से मुझे गाड़ी से बाहर निकाला, और मेरा बाजू इतना ज़ोर से दबोचा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे हड्डी टूट जाएगी। मुझे खींचता हुआ फार्म हाउस के अंदर लेकर गया और बेड पर धक्का दे दिया और कहने लगा, अभी तक तो मैं तुम्हें प्यार से समझाता रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझाऊंगा। जब मैं अपने मंगेतर की बात सुनी तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे मेरे मंगेतर का रवैया समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने मंगेतर से कहा कि आप कौन होते हैं मुझे इस तरह से यहाँ लाने वाले? अभी के अभी आप मुझे मेरे घर छोड़ाइए। जब उसने मेरी बात सुनी तो गुस्से से मेरी तरफ आया और मुझे एक थप्पड़ लगा दिया और कहने लगा, अभी 1 मिनट में तुम्हें समझा दूँगा कि मैं कौन होता हूँ। आइंदा से मुझसे ऊँची आवाज़ में बात मत करना। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। मेरे आँखों में आँसू आने लगे। मैं एक तरफ जाकर बैठ गई। वह कमरे में इधर से उधर टहलने लगा और कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो कमरे में आया। उसके पीछे एक नौकर था। नौकर के हाथ में खाने की ट्रे थी। उसने नौकर से टेबल पर रखने के लिए कहा। उसके बाद नौकर चला गया तो मेरा मंगेतर मेरे पास आया और कहने लगा, उठकर हाथ मुँह धो लो और खाना खाओ। लेकिन मुझे अपने मंगेतर पे बेहद गुस्सा आ रहा था, इसीलिए मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद वह मेरे सामने ही बैठा रहा। उसके बाद उसने मेरे बाजू को पकड़ा और नरम लहजे में कहने लगा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो और इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इतनी बेवकूफ़ हो। तुमने बिना कुछ सोचे समझे उस बाबा के आश्रम चली गई। अगर आज मैं वक्त पर ना आता और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो तुम ही बताओ तुम क्या कर सकती हो? तुम खुद को कभी फेस कर पाती? तुम्हें सिर्फ मेरा गुस्सा दिख रहा है, लेकिन मेरा प्यार नहीं दिख रहा। जब तुम लोग शहर में थे तो तुम्हारे घर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आता था, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें हर चीज़ की ताकीद करता था कि तुम सेफ रह सको। मैं तुम्हें कपड़ों को लेकर उस दिन इसीलिए टोका था, क्योंकि मैं जानता हूँ जब एक लड़की वैसे कपड़े पहन कर जाती है तो कुछ लड़के उन्हें किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि मैं खुद एक लड़का हूँ और ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और मैं चाचा से तुम्हारी पढ़ाई आगे ना बढ़ाने के लिए इसीलिए कहा था कि मुझे डर था अगर तुम कॉलेज जाती तो तुम्हारी पसंद कोई और हो जाता या तुम किसी और को पसंद करने लग जाती। इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं होती, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी और को पसंद करो मेरे सिवा। मेरे कहने के बावजूद तुम नहीं मानी और कॉलेज जाने लगी। तब मैंने हमारे रिश्ते के बारे में तुम्हें बताना ठीक समझा और सब ने तुम्हें ये बताया, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमने सिर्फ मेरा गुस्सा देखा, मेरा केयर नहीं। भले ही हमारे घर वाले हमारा रिश्ता बचपन में तय कर चुके थे और मैं चाहता तो तुमसे शादी बहुत पहले कर चुका होता, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी पढ़ाई छूट जाए, इसीलिए मैंने इतनी देर की। लेकिन ये सब तुम्हें कहाँ दिखता है, और आज जब इतना बड़ा हादसा होते होते बचा तो मैं डर गया था। लेकिन छोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैं अपने मंगेतर की बात सुनकर शौक में पड़ गई थी। उसने अपने अंदर इतनी सारी बातें रखी हुई थी, लेकिन किसी को कुछ खबर ना थी। अचानक उसने कहा कि अपनी हालत ठीक कर लो, हम घर चल रहे हैं। तो मैं वॉशरूम में गई और हाथ मुँह धोकर आई और खाना खाने लगी। जब तक मैं खाना खाती रही वह मेरी तरफ ही देखता रहा। उसके बाद उसने कहा कि घर पर तुम कुछ भी नहीं बताओगी। उसके बाद वह मुझे घर लेकर आ गया। जब घर वालों ने देखा तो सवाल करने लगे कि हम तो इसे बाबा के आश्रम में छोड़कर आए थे, तो फिर ये तुम्हारे साथ क्यों? तो कहने लगा कि अब जब मुझे पता चला तो मैं वहीं चला गया था। मैंने देखा ये ठीक हो गई है तो अपने साथ लेते आया। इसके अलावा मेरे मंगेतर ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मैं अपने कमरे में गई और यही सोच रही थी कि सच में अगर मेरा मंगेतर उस वक्त नहीं आता तो मैं अपनी इज़्ज़त गंवा बैठती। भले ही थोड़ी देर के लिए उससे गुस्सा थी, लेकिन जब मैं उसकी सारी बातें सुन चुकी थी तो मुझे एक अजीब सी तसल्ली महसूस हो रही थी। जब सोकर सुबह उठी तो घर में बहुत शोर हो रहे थे और घर में अजीब सी रौनक लग रही थी। मैं सबसे पूछी तो किसी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया।
कुछ देर के बाद बाबा का गिरफ्तार होने की खबर सबको पता चल गई। जब ये खबर घर वालों को पता चला तो उन्हें अपनी बेवकूफ़ी पर बेहद अफसोस हुआ कि उन्होंने किस तरह से इस फर्जी बाबा पर अपने इतने सारे पैसे लुटा दिए। और उन्हें इस बात से एक सबक भी मिल गया कि हमें ऐसे किसी अरे गहरे बाबा या साधु संत के पास नहीं जाना चाहिए जो कि ढोंगी होते हैं। कुछ देर के बाद मेरी माँ आई और कहने लगी कि आज तुम्हारी शादी है। ये सुनकर मैं हैरान ज़रूर हुई, लेकिन इस जल्दबाजी के पीछे की वजह मैं जान चुकी थी, इसीलिए मैंने भी कोई एतराज़गी नहीं जताई और इस शादी के लिए फ़ौरन मान गई, क्योंकि मुझे भी अब इस रिश्ते से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि इससे अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे कोई नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हर वक्त उसने मेरी हिफाजत की और मेरा एहतराम किया। इसीलिए मैं भी अपनी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारना चाहती थी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपके सपोर्ट की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कृपया हमें सपोर्ट ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि इस कहानी का आनंद वो भी उठा सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।